नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। अब से ठीक 1 घंटे बाद कर्नाटक में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। चुनाव परिणाम से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा। नतीजों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ देश के बड़े पत्रकारों का एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ सभी दलों के नेता भी जुड़ेंगे। हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको स्क्रीन समझा देते हैं कि आप तक सबसे पहले नतीजे पहुंचाने के लिए इंडिया न्यूज ने क्या खास तैयारी। इस दल को कितनी सीटें मिली हैं ये देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन के निचले हिस्से में बहुमत मीटर आपको दिखाएगा, जबकि साइड पर आप देखेंगे वीवीआईपी उम्मीदवार सबसे हॉटली कंटेस्टेड सीट्स कौन सी है वो आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ बेंगलुरु से हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे, दिल्ली बीजेपी ऑफिस से संजय शर्मा, दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय से रजत राकेश टंडन भी जुड़ेंगे। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर और अनुज गुप्ता जी होंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक में 8 बजे से 222 सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू होने जा रही है। सबसे पहला रुझान आपको इंडिया न्यूज पर ही मिलेगा। इस बीच नतीजों से पहले दिल्ली से बेंगलुरु तक सियासी गहमागहमी बहुत तेज हो गई है। कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद और अशोक गहलोत को बेंगलुरु भेज दिया है। बेंगलुरु पहुंचे गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर बड़ा हमला भी बोला और कहा कि अमित शाह नतीजों से पहले कैसे कह सकते हैं कि उन्हें 130 सीटें आएंगी। राष्ट्रीय प्रेसिडेंट ने अमित शाह जी ने गुजरात में कहा था 150 सीटें आई और फिर कितनी सीटें आई, और अब जब रिजल्ट पोलिंग हो गया है, रिजल्ट वेट करना है। मेरी समझ में नहीं आता है कि 150 गिनना, 125 गिनना, 130 गिनना। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के वो भी 130, 135 गिनते। अब रिजल्ट होगा, ये श्योर वही बता सकता है। अगर कोई चोरी करेगा तो उसको मालूम है कितनी बक्सेस कितनी जगह चोरी की है। 1 घंटे का वक्त है, उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनने जा रही है। उससे पहले सियासत में सिग्नलिंग बहुत अहम होती है। सिग्नल भेजने शुरू कर दिए जब अशोक गहलोत और गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस ने यहां से दौड़ा दिया ताकि गोवा और मणिपुर जैसी गलतियां ना हो। कांग्रेस इज नॉट कॉट नैपिंग। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अभी तक चुप्पी साधे हुए है, अपने पत्ते नहीं खोल रही है। जेडीएस के साथ अलायंस करेगी नहीं करेगी, जेडीएस की अपनी भूमिका क्या रहेगी। किंग बनना चाहते हैं एचडी कुमारस्वामी, लेकिन किंग मेकर भी कितना हद तक बन पाएंगे, क्या सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथ में रहेगी, ये वो तमाम सवाल हैं। ऐसे में एक्स फैक्टर्स क्या होंगे, किन चीजों पर हमारे व्यूअर्स को हमको नजर रखनी चाहिए जो कि सबसे अहम होने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश पांडे और साथ ही साथ रजत राकेश टंडन इस वक्त जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर, अनुज गुप्ता जी जुड़ गए हैं, उनके पास आएंगे। सबसे पहले प्रकाश पांडे, आप मुझे यह बताएं कि जमीन पर इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट्स आ गई होंगी। नर्वसाई हुई है कांग्रेस जिस तरह से बार बार अपने बयान दे रहे हैं। सिद्धारमैया पहले तो कह रहे थे कि सरकार बनाएंगे, उसके बाद कहा कि दलित चेहरा अगर कोई होता है तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूं। बीके हरिप्रसाद ने आपसे बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो आधा दर्जन से ज्यादा जो हैं वो कैंडिडेट्स हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। कंफ्यूज्ड? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि कल जिस तरह से जो है परसों से इनफैक्ट कांग्रेस के बयान बदलने लगे। पहले सिद्धारमैया ने कहा कि दलित के लिए वो अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार है। उसके बाद बीके हरिप्रसाद से मैंने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनके पास जो है जेडीएस से उनकी बातचीत चल रही है और अगर हमारे पास गिनती कम होती है तो जेडीएस हमारे साथ आ जाएगा। भले ही सिद्धारमैया को अपना पद छोड़ना पड़े, हम किसी को भी लेके आ जाएंगे। और सीके जाफर शरीफ जो कि बहुत पुराने जो कांग्रेसी नेता है, उन्होंने तो साफ तौर पर जो है कह दिया कि कोई भी दलित नेता बनेगा यहाँ का मुख्यमंत्री और जेडीएस हमारे साथ आएगी, क्योंकि पिछली बार जो है देवेगौड़ा बीजेपी के साथ जाकर अपना सेकुलर वोट खो चुके हैं, तो अब 2019 वो देख रहे हैं। तमाम गहमा गहमी यहाँ चालू है। शाम होते ही जो है अशोक गहलोत और गुलाम नबी आजाद यहाँ पहुंच जाते हैं। आते ही वो मीडिया से रूबरू होते हैं, कहते हैं कि किस तरह से अमित शाह जो है एग्जिट पोल में अपने आप को बता रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही, तो क्या कहीं ईवीएम में यहाँ पे भी फेल हो गया। उसके बाद रात 11:15 बजे जो है बदामी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां के लिए जो है पहुंच के ज्ञापन दिया जाता है। सभी लोगों से मैं पूछूंगी इससे जल्दी जल्दी मुझे बताएं कि आप वहां पर मौजूद हैं, आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं, जल्दी जल्दी एक लाइन में। देखिए, मुझे जो लगता है कि एज बीजेपी को है, एज बीजेपी को है। मिठाई और पटाखे पहुंच गए हैं बीजेपी के दफ्तर में। अभी ऐसा कुछ नहीं,
नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक 8 बजे से काउंटिंग शुरू नहीं होगी, 9 बजे से पहले ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी बिहार में यह हाल देख चुकी है। इसलिए उसके बाद भले बीजेपी को तमाम सफलताएं मिलती रही हैं, लेकिन जहां हम बीजेपी के कार्यालय। ठीक है रजत, एक क्विक रिएक्शन आपसे भी। जिस तरह से प्रकाश बता रहे हैं, एक अनार 100 बीमार, बहुत सारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट्स पिछले 48 घंटे में पनप गए हैं कांग्रेस के लिए। अब ये भी बड़ी दुविधा है, अशोक गहलोत और गुलाम नबी आजाद का ब्रीफ क्या है, कितने लोगों से जेडीएस के वो संपर्क में है अगर हालात भांप रहे हैं तो? देखिए, जो मेरी जानकारी है 2 बजे की फ्लाइट लेके गुलाम नबी आजाद और अशोक गहलोत गए हैं। बाकायदा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि दोनों लोगों को वहां होना चाहिए, और जाने से पहले जेडीएस के कुछ नेताओं से दिल्ली में भी मुलाकात हुई है। सरकार कैसे बनेगी नहीं बनेगी ये एक अलग बात है, लेकिन जेडीएस के नेताओं से दिल्ली से बातचीत हुई है, वहां जाकर भी संपर्क साधा गया है और सारे चैनल्स ओपन रख दिए गए। लेकिन हाँ, एक शर्त साफ है कि मुख्यमंत्री की जो कुर्सी होगी वो जेडीएस को नहीं दी जाएगी। जेडीएस को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के साथ जाना इस वक्त एक तरीके से सुसाइडल होगा जेडीएस के लिए। शर्तों पर राजी रहेगी कांग्रेस, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देगी। कांग्रेस चाहती है कि किसी न किसी तरीके से बीजेपी को रोका जाए। गोवा में जो गलती कांग्रेस ने करी थी वो गलती कर्नाटक में नहीं करना चाहती है, इसीलिए गुलाम नबी आजाद और अशोक गहलोत को भेजा गया है। दलित मुख्यमंत्री की जो बात थी सिद्धारमैया ने किया था, उसके लिए बेस्ट फेस और फिट फेस जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कि कांग्रेस के हैं, सीनियर नेता है, कर्नाटक से आते हैं। तो आप कह सकते हैं सारे चैनल्स कांग्रेस ने खोल रखे हैं बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने के लिए कर्नाटक के अंदर। ठीक है संजय, लेकिन बीजेपी में सन्नाटा है, ये भी खबरें आ रही हैं कि तमाम लोगों को बोल दिया गया है कि अभी चुप्पी साधे रखें। और एक प्रवक्ता तो मैं सुन रही थी कि जिस तरह से सुनामी का कोई अलर्ट सिस्टम नहीं होता है, वैसे ही यहां पे भी सुनामी आएगी एक बार फिर से बीजेपी की। असल देखो, बीजेपी एकदम मजबूत धरातल पे खड़ी हुई है। बीजेपी को लग रहा है कि कहीं न कहीं इस बार वो कर्नाटक में सरकार बना सकती है, बनाने जा रही है। तैयारियां लगभग उसी तरह की गई, लेकिन बीजेपी आशंकित भी, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल अगर आप देखें तो एग्जिट पोल ने सबने आसपास सीटें बताई है। किसी ने 85 बताई है, 90 बताई है, कुछ लोग बीजेपी कहीं न कहीं कुछ समय इंतजार करेगी, 10-11 बजे तक का इंतजार करेगी, देखना चाहेगी कि अल्टीमेटली मतपेटियों में से क्या निकल के बाहर। उसका खुद का आकलन तो 100 सीटों से ज्यादा जा रहा है। जहां तक बात है बीजेपी की, तो बीजेपी ने कुल मिला के 3 प्लान बनाए। अच्छा ठीक है, आपने अभी कहा, मैं फिर आऊंगी, चर्चा हम सबसे करते रहते हैं। अभी पहले 150 का टारगेट था जो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने दिया था, उसके बाद रिवाइज हुआ टारगेट 130 पे, और अब अभी संजय बता रहे हैं कि 100 पे टारगेट आए। बहरहाल 2 एक्स फैक्टर्स, 2 मुख्य मुद्दे, एनके सिंह सर सबसे पहले आप, जिन पर आपकी नजर रहेगी, जो इस तरह से जब मतपेटी खुलेगी, ईवीएम्स खुलेंगी, तो सबसे अहम रहेंगे इस चुनावी नतीजे में। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे मेन पॉइंट ही है कि असेंबली ये हंग तो नहीं होने जा रही है। अगर हंग होती है तो उसके बाद जो लॉजिकल कोरोलरी है उसका वो ये होगा कि तो फिर कौन किसके साथ जाएगा, और कौन किसके साथ जाएगा कि खेल में गुलाम नबी आजाद भी पहुंचे। ऑफर कितना करेंगे किंग मेकर को, क्योंकि आप उसको देख सकती है मैथमेटिकली कि जेडीएस किंग मेकर होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत कंफ्यूजन है। अब वो कितना एक्सट्रैक्ट कर सकता है पाउंड ऑफ फ्लैश, कितना अपना बार्गेन कर सकता है, ये उस पे है। होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री, ये मेरे ख्याल से 3 ऑफर्स पे है, और ये तीनों बीजेपी भी उसी शिद्दत से दे सकती है जिस शिद्दत से के बजाय इस बार आपको लगता है डेप्यूटी सीएम का एचडी कुमारस्वामी के लिए ज्यादा एक पत्ता बिल्कुल। और एक उसमें फैक्टर और है जो सेकंड फैक्टर है कि कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि वो बीजेपी नहीं है जो 2013 में थी। आज एक एग्रेसिव हिंदुत्व का उसको लेके वो चली है। ऐसे में जब भी आप मिलते हैं, आप याद रखिए नीतीश कुमार सेकुलर भी बने रहे, बीजेपी के साथ भी रहे, मुसलमान वोट भी उनको मिलते रहे, लेकिन अब नहीं मिलेंगे। उसी तरह जेडीएस अगर तो बीजेपी, आपने हिंट कर दिया कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए एक बार फिर से जेडीएस और कांग्रेस हाथ मिला सकते, और ये नेशनल लेवल पे भी चल रहा है। आप देख ही रहे कि जिस तरह अपोजिशन यूनिटी की बात चल रही है, तो मेरे ख्याल से ये एक प्रेडिकम, एक दिक्कत है जो कि जेडीएस को बीजेपी के साथ जाने से रोक सकती है। ठीक है, जेडीएस पर सबकी नजर रहेंगे। अनुज गुप्ता जी, 2 फैक्टर्स आपके लिए जो सबसे अहम होंगे, जो डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे इस चुनाव में। सबसे बड़ी बात यह कि हंग असेंबली में भी कांग्रेस या बीजेपी में से कोई पार्टी क्या 100 का आंकड़ा टच करती है। यदि 100 का आंकड़ा वो पार्टी टच करती है तो शायद डिप्टी सीएम से जनता दल सब मान जाए, लेकिन यदि 100 के नीचे वो रह जाते हैं तो मानकर चलिए कि कुमारस्वामी मुख्यमंत्री की गद्दी से कम पर नहीं मानेंगे, क्योंकि साल भर के अंदर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी नजर कर्नाटक से अधिक लोकसभा की सीटों पर होगी और राहुल गांधी भी जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए शायद बार्गेन सबसे अच्छा कुमारस्वामी को मिलेगा इस बार। 2 बिल्लियों की लड़ाई में इनके सिंह सर, आपको भी लगता है कि बंदर, जिस तरह से हमने कहानी सुनी थी, बंदर हम बाजी मार लेता है? बिल्कुल, ये तो वही है कि आप दोनों तैयार हैं कि बोलिए क्या चाहिए आपको। हाँ, एक ही चीज नहीं चाहिए मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर पे, क्योंकि उसकी वजह है कोई भी कैसे किसी 30 सीटों वाले को, हम ये एवरेज मान लेते हैं। हाँ। कांग्रेस ने झारखंड में 1 सीट वाले को चीफ मिनिस्टर बना के रखा। हाँ, लेकिन उसके कंडीशंस दूसरे थे। कांग्रेस का बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस इस हद तक जा सकती है कि वो बोले कि ठीक है जी, कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बन जाए। नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो मेरे ख्याल से ऐसे भी डेमोक्रेसी में कुछ चीजें हैं जो एक पर्दा है शर्म का, और कोई भी पार्टी अगर ये करती है कि अब 100 सीटें आई है लेकिन मुख्यमंत्री कुमारस्वामी बनेंगे, ये मुझे लगता है कांग्रेस के लिए एक मैसेज जो होगा, या बीजेपी के लिए भी। नहीं, एक बात बताइए अनुज जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी कि एचडी देवेगौड़ा को बाकायदा ये रिकॉर्ड पर आना पड़ा, तारीफ जब मोदी जी ने की थी उसके बाद, कि मैं अपने बेटे को डिसोन कर दूंगा एचडी कुमारस्वामी को, कि अगर वो बीजेपी के साथ चले गए तो। लेकिन बीजेपी अगर समर्थन दे तो मुख्यमंत्री बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। मगर देखिए 8-10 साल पहले भी एक बार वो डिसोन कर चुके हैं, और उस समय तो कुमारस्वामी ने अपने पिता की पार्टी के विधायक तोड़ करके फिर बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। तो डिसोन करके फिर दोबारा उनको फिर ओन तो किया ना उन्होंने। कौन सी बड़ी बात है उसमें? तो मुझे नहीं लगता कि कुमारस्वामी डिप्टी चीफ मिनिस्टर से इस बार मान जाएंगे। एक बार सीएम रह चुका आदमी डिप्टी सीएम क्यों बनना चाहेगा? बिल्कुल, और राजनीति संभावनाओं का ही खेल है। देयर नो परमानेंट एनिमीज, जिस तरह से कहा जाता है, नो परमानेंट फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं जो ओनली थिंग परमानेंट इज वो बेनिफिट्स होते हैं, और यहाँ पर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कौन होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। प्रकाश, लेकिन लगातार जिस तरह की बयानबाजी वहां पर हो रही है, इतना तो क्लियर है कि कोई भी श्योर नहीं है कि इस वक्त इस बार कर्नाटक में कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, किसके हाथ में सत्ता की चाबी आएगी। क्या कांग्रेस में यह भी डर है कि कर्नाटक वाकई जो 1985 से लेकर अभी तक का टेंडेंसी रहा है, ट्रेंड रहा है कि कभी भी एक सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है, क्या कांग्रेस इसको लेकर डरी हुई है? देखिए, थोड़ी बहुत डरी जरूर हुई है, पर जैसा मैंने कहा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। कल दोपहर में जिस तरह से गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत यहां पहुंच गए, लगातार टच में है। कुमारस्वामी सिंगापुर में थे, वो आज सवेरे यहां पहुंचे, लगभग 2 या 3 बजे उनको लैंड करना था। तो हर तरफ से चैनल खुले हुए हैं, और लगातार जो कल रात मेरी कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात हुई, तो उनका यह मानना है कि अगर हम 100 के आंकड़े के आसपास पहुंच जाते तो हम कुमारस्वामी, जाहिर सी बात है, सीएम तो नहीं बनेंगे, लेकिन उनके जो देवेगौड़ा के दूसरे सुपुत्र है रवन्ना, उनको डिप्टी सीएम का पद देके, तमाम जो मलाईदार पोर्टफोलियो है वो देके, वो एक हम ऐसा कॉम्बिनेशन बना लेंगे, और खड़गे साहब मुख्यमंत्री के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ऐसे में वो कॉम्बिनेशन हो सकता है। वहीं बीजेपी जो है बिल्कुल चुप मार के अपने सारे पत्ते जो है सीने से लगाए बैठी हुई, वो बिल्कुल खुल नहीं रही है। कोई भी नेता मीडिया से बात करने के लिए राजी नहीं है, चाहे अनंत कुमार हो, चाहे सदानंद गौड़ा हो, कोई बात नहीं कर रहा। दिल्ली में जरूर बात कर रहे होंगे, और जहां तक जेडीएस की बात है, वो कह रहे हैं कि जो भी तय करना है देवेगौड़ा कुमारस्वामी को तय करना है। देवेगौड़ा साहब बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल तक जो खबर थी कि शाम होते ही रवैया सीधा रवैया मैसूर चले जाएंगे, वो मैसूर नहीं गए, उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो कांग्रेस बिल्कुल अपनी नजर गड़ाए हुए सारी स्थितियों को देख रही है, और काफी हद तक जब ट्रेंड्स आने शुरू हो जाएंगे 9-10 बजे के बाद जो है आंचल सब कुछ बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है, और 2019 का ये ट्रेलर है, इसलिए और भी अहम हो जाता है कि कर्नाटक में ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, चल लौटते हैं और पता लगना शुरू हो जाएगा, शुरुआती रुझान आ जाएंगे। अनुज गुप्ता जी, मुझे बताएं एक बहुत ही अहम बात यहाँ पर कि इस बारी जो पोलिंग हुई है 1952 के बाद सबसे हाईएस्ट पोलिंग है। एवरेज अगर कर्नाटका में देखा जाए तो 68% रह रही थी, इस बारी 72.13%। इसको कैसे रीड किया जाए? देखिए, 1978 में सबसे अधिक पोलिंग हुई थी, और पिछली बार 2013 में उससे आधा प्रतिशत कम थी, और इस बार पिछली बार की तुलना में लगभग 1% ज्यादा है। तो बहुत हैवी पोलिंग हुई, मैं ऐसा नहीं मानूंगा। ऐतिहासिक रूप से हैवी जरूर है, लेकिन चुनाव आयोग ने पिछले 8-10 सालों में जो काम किया है उसके कारण पिछली बार काफी बड़ा था, और इस बार
1-1.5% चुनाव आयोग को ही क्रेडिट देंगे ना? बिल्कुल दूंगा मैं, किसी और को तो नहीं, बीजेपी कांग्रेस को तो नहीं ना, कोई खेल तो नहीं है ना? मैं हैरान हूं कि दोपहर में, क्योंकि ईवीएम को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए थे। दोपहर में 1 से 3 के बीच में जो 19% पोलिंग वहां हुई है, उसने मुझे चौंका रखा है, क्योंकि आमतौर पर वो समय गर्मियों के दिनों में भी खासकर शांति से वेदर भी खराब होना शुरू हो गया करने वाला माना जाता है। तो उस समय किस पार्टी ने अधिक वोटिंग कराई है, वही आज चुनाव जीत रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द लौट रहे हैं। जिस तरह से ब्रेक से पहले अनुज सर बता रहे थे कि किस तरह से वोटिंग इस बार ज्यादा हुई है, इसका क्रेडिट वो इसी को दे रहे हैं, लेकिन क्या ये भी अपने आप में सांस फुलाने वाला हो सकता है? इसको प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी की तरह रीड करना चाहिए हम लोग को? इसको आजकल 2 वेरिएबल्स हैं इसके। यूरोप में भी 72% नहीं हो रहा है, जिसको समृद्ध प्रजातंत्र कहा जाता है। 72% बहुत होता है। अगर 70 वहां का कैरेक्टर रहा है, तो अगर 1.5% बढ़ता है तो ये अपने आप में, और वो भी तब जबकि आंधी, पानी, इन सब का अंदेशा वहां भी था। बेंगलोर में था कि 3 घंटे काफी तेज बारिश रहेगी, और हुई भी। ये कमाल इसका नहीं है, ये कमाल दूसरा है। पन्ना प्रमुख आपने कब सुना था इसके पहले की था? ये अमित शाह की उपज है। उप पन्ना प्रमुख, हर 50 वोटर पे एक आदमी बीजेपी का कार्यकर्ता खड़ा रहेगा, वो जिसको घर से निकालेगा, वोट के लिए ले जाएगा। ये कहां पहले सुना था आपने? तो ये क्रेडिट, बल्कि कहिए अगर इलेक्शन कमीशन प्रजातंत्र को मजबूत कर रहा है, तो अमित शाह साहब भी कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी से। तो ये एक तो वो, तो ऐसे ही थोड़ी बीजेपी का चाणक्य उनको कहा जाता है कि ग्राउंड रूट पे जो ग्राउंड स्वेल इकट्ठा करने का काम है, उसमें बीजेपी को अब कोई मात देने वाला नहीं लगता है, ऐसा लगता है। बट देखना होगा कि आगे क्या होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिर से रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।